हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं आज हमारा पिछली क्लास का जो टॉपिक था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था कुछ प्रमुख जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनको। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और हमारी प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था कहाँ तक कि कुतुब मीनार जो है ये एक प्रमुख विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, और ये भारत की नहीं, ये दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। ईंटों से बनी मीनार। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं हमारी जो माउंटेन रेलवे। माउंटेन रेलवे, अगर आपको याद हो, जब हमने भारत में रेल परिवहन पढ़ा था उस समय आपको बताया था कि भारत के जो कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो रेलवे चलती है उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। तो हमारे भारत की जो 3 माउंटेन रेलवे हैं, पर्वतीय रेलवे, उन्हें इसमें शामिल किया है और उन तीनों को ही एक साथ सम्मिलित रूप से माउंटेन रेलवे ने शामिल किया है। मतलब सबसे पहले 1999 में हमारे एक स्थल को शामिल किया था। उसके बाद उसके बाद 2005 में और बाद में 2008 में। तो ये तीनों साल एक एक स्थल, एक एक जगह की जो माउंटेन रेलवे है उसे यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बात करते हैं हम कि 1999 में जो हमारी दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन है इसे शामिल किया। 2005 में जो नीलगिरी माउंटेन नीलगिरी ट्रेन नीलगिरी माउंटेन ट्रेन जो है इसे शामिल किया। और 2008 में जो शिमला कालका ट्रेन है, शिमला कालका माउंटेन ट्रेन। ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों जर्नियों को दार्जिलिंग, नीलगिरी और शिमला कालका माउंटेन ट्रेन अलग अलग साल इनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया और इन तीनों को ही एक यूनिट के तौर पर माना जाता है क्या, माउंटेन रेलवे। ठीक है, लेकिन बात करें अगर अलग अलग साल की तो पर्टिकुलरली दार्जिलिंग को 1999 में शामिल किया, नीलगिरी ट्रेन को 2005 में और शिमला कालका ट्रेन को 2008 में शामिल किया गया। बात करते हैं तो आपको पता होगा सबसे पहली जो माउंटेन रेलवे जिसे उसका विश्व विरासत स्थल बनाया गया वो थी पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग रेलवे। बात करें नीलगिरी की तो ये किस राज्य में है, ये हमारे तमिलनाडु राज्य में है। और बात करें शिमला कालका की, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए। और याद रखिएगा ये तीनों सम्मिलित रूप से एक स्थल है जो कि क्या कहलाता है, माउंटेन रेलवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2000 2002, ठीक है, जगह का नाम है महाबोधि महाबोधि मंदिर। समझ लेते हैं इसको। तो यह है बिहार के
बोध गया में स्थित है। ठीक है, बोध गया में स्थित है। और बोध गया में स्थित क्या है, ये बौद्ध मंदिर है। बोध गया में स्थित एक बौद्ध मंदिर। ठीक है, बोध गया क्या है, बोध गया वो जगह है जहां पर महाबोधि मंदिर है और ये बौद्ध मंदिर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण राजा अशोक, इसको राजा अशोक द्वारा बनवाया गया। और साथ में यह मंदिर पूरी तरह से किससे बना है, तो यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। ठीक है, यह मंदिर पूरी तरह से निर्मित पूरी तरह से ईंटों से निर्मित जो शुरुआती बौद्ध मंदिर हैं, शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। बौद्ध मंदिरों में से एक। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि शुरुआती बौद्ध मंदिर जिनका निर्माण किससे किया था, ईंटों के द्वारा किया गया था, तो उन शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक कौन सा है, महाबोधि मंदिर, जिसे बनवाया था किंग अशोका ने। ठीक है, तो ये 2002 में विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है। अगला स्थल जो है यह है भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट। बात करें कि इन गुफाओं में क्या मिलता है, तो आदि मानव के समय, आदि मानव के समय के जो शैल चित्र है, पत्थरों पर बने हुए जो चित्र हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, 2003 में इसे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसमें कुछ चित्र जो है लगभग 10,000 साल पुराने, 10,000 वर्ष पुराने। ठीक है, मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट। बात करें अगर जिले की, तो कौन सा जिला है इसका, इसका है रायसेन जिला, रायसेन जिले में। इसको भी आप याद रखें, किस जिले में आता है, भीमबेटका रायसेन जिले में। चलिए अब बात करते हैं अगले साल मतलब 2004 की, कि 2004 में किस स्थल को शामिल किया, तो जो चंपानेर और पावागढ़, ये दोनों जगह हैं, इन्हें शामिल किया गया। तो बात करें इस स्थल की, तो यह है गुजरात के किस जिले में है, पंचमहल जिले में, पंचमहल जिले में स्थित। और यह क्या है, यहाँ पे पावागढ़ जो है, ये हमारे जो शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ उनमें से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। और बात करें चंपानेर की, तो यह है, ये दोनों ही जगह सम्मिलित रूप से क्या किस में आते हैं, जो हमारा पुरातात्विक उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब ये दोनों ही स्थल, मतलब इसमें चंपानेर
और पावागढ़, ये दोनों ही सम्मिलित होंगे। लेकिन अगर सिर्फ पावागढ़ स्थल की बात करें तो पावागढ़ स्थल क्या है? पावागढ़ शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में से एक। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा चंपानेर और पावागढ़ पार्क। चलिए, अब बारी है अगले स्थल की। 2004 में छत्रपति शिवाजी छत्रपति महाराज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है इसका नाम। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पहले इसका नाम यही था, अभी इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया। ये क्या है? यह मुंबई का, ये मुंबई शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ठीक है, बात करें इसकी तो ये क्या है? यह मुंबई शहर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और इसको, इसके जो वास्तुकला है, पहले समझ लेते हैं इसका पुराना नाम, कि पुराना नाम इसका क्या था। तो ये जो स्टेशन है ये अंग्रेजों के समय से है, इसलिए पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था और बाद में इसका नया नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया। बात करें वास्तुकार की तो फ्रेडरिक विलियम्स फ्रेडरिक विलियम्स और स्टीयंस। फ्रेडरिक विलियम्स स्टीयंस जो है, इन्होंने इसकी, इस पूरे रेलवे स्टेशन की जो डिज़ाइन है उसको बनाया था और इसका निर्माण जो है वो लगभग 1888 में किया गया था। और बात करें भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ, पैसेंजर रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये भी आप जानते हैं, ये हमने पढ़ा था। मुंबई से ठाणे के बीच में भारत में पहली यात्री ट्रेन जो है उसको शुरू किया गया था। तो उस वजह से अंग्रेजों ने इस जगह को बहुत पहले से ही क्या किया है, विकसित किया है। तो आप इसको नोट कीजिए कि ये क्या है, ये मुंबई शहर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। बात करें इसके पुराने नाम की, इसका पुराना नाम है विक्टोरिया टर्मिनस। इसके वास्तुकार हैं फ्रेडरिक विलियम्स स्टीयंस। बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण 1888 में किया गया था। अब 2007 में लाल किला, पुरानी दिल्ली में स्थित है, पुरानी दिल्ली में स्थित। ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा? तो लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसका नाम पड़ा। निर्मित होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। इसका नाम लाल किला रखा गया। लाल किला रखा गया। ठीक है, तो इसको लाल किला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है, इस वजह से इसको लाल किला कहते हैं। और जो मुगल राजा थे शाहजहां,
तो उन्होंने अपनी राजधानी, ठीक है, शाहजहानाबाद तो शाहजहानाबाद के महल के रूप में इसे बनाया था। शाहजहानाबाद के महल के रूप में इसे विकसित किया था। मतलब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो मुगल राजा थे शाहजहां, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बना ली थी? शाहजहानाबाद। तो उसी शाहजहानाबाद का जो महल था, पहले इसे एक महल के रूप में बनाया गया और बाद में यहीं पर फिर मुगल जो थे वो रूल करने लगे और यहाँ पे जो अंतिम मुगल शासक जो थे वो कौन थे? वो थे बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, ठीक, ने शासन किया। ठीक, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, ये वो आखिरी किंग थे जिनने दिल्ली पर रहकर और लाल किले से अपना शासन किया और बाद में अंग्रेजों ने इन्हीं को हटाकर लाल किले पे अपना कब्जा बना लिया था। बात करें इसके निर्माण की तो ये 1639 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे 2010 में जंतर मंतर। जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी मतलब कि पहले के समय में जो खगोल शास्त्र और ज्योतिषी होते थे, तो इन्हीं कुछ भौगोलिक घटनाओं को इस जंतर मंतर मतलब जो ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर जाकर उसका अध्ययन करते थे और पहले ही कौन कौन सी खगोलीय घटनाएं होने वाली है उनके बारे में एक संभावित जानकारी जुटाते थे। तो बात करें जंतर मंतर की तो इसे 2010 में, और जंतर मंतर हमारे देश में कुल 5 है। तो ये कौन सा वाला इसमें शामिल हुआ है? तो यह है जयपुर में स्थित है। ठीक है, आगे जो वो 5 जंतर मंतर है हम वो भी समझेंगे। यह जयपुर में स्थित है। तो जयपुर वाला जो जंतर मंतर है इसको शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और इसको बनाया किसने था? तो इसका निर्माण राजपूत राजा सवाई जयसिंह, ठीक है, जयसिंह सेकंड, बनवाया गया। ठीक है, इसे किसने बनाया था? राजपूत राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने इसे बनवाया था। और इसका निर्माण जो है वो क्यों किया गया है? तो इसमें दुनिया की सबसे बड़े सूर्य घड़ी। सूर्य घड़ी का मतलब सूरज की जो परछाई पड़ती है उसके हिसाब से समय को क्या करना, निर्धारित करना या बताना कि इतना समय हो गया होगा। तो सूर्य घड़ी, साथ ही साथ ही 19 खगोलीय उपकरण, ठीक है, 19 खगोलीय उपकरण मौजूद है। मतलब ये जंतर मंतर इतना बड़ा है कि उसको अकेले को घूमने में और समझने में पूरा दिन निकल जाता है। तो इसका निर्माण करवाया गया
जयसिंह द्वितीय द्वारा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पत्थर की बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी सन डिस्क है। उसको हम सन डिस्क नहीं, उसको बोलते हैं हम सन क्लॉक, सूर्य घड़ी की धूप की जब सूरज की धूप पड़ती है तो उसके बीच में एक पोल लगा रहता है, और उस पोल की वजह से ही परछाई इस तरफ बनती है और फिर कभी इस तरफ बनती है। तो उसी परछाई की वजह से समय का निर्धारित किया जाता है कि लगभग इतना समय हो गया होगा। और उसके साथ साथ 19 अलग अलग प्रकार के खगोलीय उपकरण हैं, जिनसे हम और दूसरी हमारी राशियों के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। बात करें कि वो कौन से 5 स्थल हैं जहाँ पर, 5 स्थल जहाँ पर क्या है, जंतर मंतर है। और इसे हम वेधशाला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं मेरे साथ। तो 5 जगह ऐसी हैं हमारे देश में जहाँ पर जंतर मंतर वेधशाला है। सबसे पहले तो अभी आपने पढ़ी ली कि जयपुर में, उसके बाद नई दिल्ली, उसके बाद मथुरा, वाराणसी, और बात करें अगली तो उज्जैन। ठीक है, तो ये वो 5 स्थल हैं जहाँ पर हमारे देश की ऑब्जर्वेटरी है, जिन्हें उस समय बनाया गया जिस समय हम खगोल शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में विश्व में अपना वर्चस्व बनाया करते थे। तो इनके माध्यम से हमारे हमारे देश में या जहाँ होने वाली हर एक गतिविधि का पता लगाते हैं, सूरज की स्थिति को देखते हुए, उसकी परछाई को देखते हुए। कई सारे इसमें उपकरण हैं जिनको उस समय के जो लोग थे खगोल शास्त्री वो जानते थे। ठीक है, तो ये वो जगह है, जयपुर, नई दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2012 इसमें आता है हमारा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट या तट। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट क्या है, तो यह है एक पर्वत श्रृंखला है जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसकी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, पश्चिमी पश्चिमी भारतीय जो हमारा क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, वहां से होती है। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है। और यह श्रृंखला किससे भी पुरानी है, यह श्रृंखला हिमालय से भी पुरानी है। ठीक, बात करें इस श्रृंखला की, तो यह श्रृंखला हिमालय से भी क्या है, पुरानी है। और इसी वजह से इसे एक नाम दिया जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं सह्याद्री, सह्याद्री। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और बात करें इसके सीमा क्षेत्र की, तो यह है गुजरात की सीमा से शुरू होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक,
केरल और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है और यह है लगभग 1600 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। ठीक है, 1600 किलोमीटर लंबा क्षेत्र हिमालय से भी ज़्यादा पुराना है। बात करें इसके नाम की तो इसका नाम सह्याद्री है और यह एक पर्वत श्रृंखला है जो कि पश्चिमी प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ से ये शुरू होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले साल 2013। बात करें इसमें कौन है तो राजस्थान के 6 पर्वतीय किले। ठीक है, राजस्थान के 6 पर्वतीय जो किले हैं, 6 पूरे 6 किलों को क्या माना जाता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो समझते हैं वो कौन कौन से किले हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से पर्वतीय किलों में शामिल किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो 6 किले हैं ये संयुक्त रूप से माने जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला किला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिसको लेकर कहावत है कि गढ़ हो तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। कहने का मतलब है कि अगर कोई किला है तो वो होना चाहिए चित्तौड़गढ़ जितना महान और बड़ा, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा किला है। भारत का सबसे बड़ा किला। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किला, और इस कुंभलगढ़ किले की खासियत है कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी आप कहेंगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार सबसे लंबी दीवार जो रहेगी वो रहेगी कुंभलगढ़ की, और जो कि लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद आता है हमारा गागरोन का किला। गागरोन का किला, इसको झालावाड़ का किला भी कहते हैं। ठीक है, झालावाड़ किला। इसके बाद रणथंभौर। इसके बाद जयपुर के किले। ठीक है, जयपुर में 3 किले हैं, आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़। ठीक है, और आखिरी है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला। ठीक है, तो ये सभी किले आपके सामने है। भारत के सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़, भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार जो है वो किसमें है, ये है हमारी कुंभलगढ़ किले में। बात करें गागरोन किला, ये इसे जल दुर्ग भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। गागरोन का जो किला है इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। जल दुर्ग उस किले को कहा जाता है जिसके आसपास या चारों तरफ जो है वो पानी। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे आपको किले तो उसमें इसके पूरे टाइप को और डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखना, गागरोन किला जो है ये जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा नाम इसका झालावाड़ जिले में है तो झालावाड़ का किला भी इसको कहते हैं। रणथंभौर किला, जयपुर के किले, ये तीनों आपके सामने हैं, आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़। अब इस जयगढ़ किले की भी खासियत है कि इसके अंदर क्या है, भारत की सबसे बड़ी जो हमारी तोप है, सबसे बड़ी तोप ये इसी जयगढ़ किले में रखी हुई।
ठीक है, चलिए। और आखिर जैसलमेर का किला, इस जैसलमेर को कौन सी सिटी बोलते हैं? गोल्डन सिटी। ठीक है। अब गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप उसको मैप में देखेंगे तो जैसलमेर जो है वो रेत के टीलों से घिरा हुआ है और ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है गोल्डन सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2014 इसमें जो स्थल है वो काफी प्रसिद्ध है और आप लोगों ने इसको देखा होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, ये है रानी की वाव। 100 के नोट पे इसको प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है? 100 रुपए के नोट पर मुद्रित। ठीक है, दूसरी बात, कहाँ पर स्थित है? गुजरात के पाटन जिले में। ठीक है, और जो लोग वाव का मतलब नहीं समझते तो इसको, ये जल संग्रहित या इकट्ठा करने के लिए बनाई गई बावड़ी। करने के लिए बनाई गई क्या है? बावड़ी। बावड़ी मतलब स्टेप वेल। ऐसा कुआं जिसमें पानी, जो कुएं में पानी अंदर गहराई तक रहता है, तो बावड़ी जो रहती है उसमें जीने या फिर कहते हैं सीढ़ियाँ लगी रहती हैं, इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? उसको हम बोलते हैं स्टेप वेल। ऐसा हुआ जिसमें अंदर नीचे जाने के लिए क्या हो? स्टेप हो। ठीक है, तो रानी की वाव, बात करें इसके निर्माण की तो एक तो ये सरस्वती नदी के तट पर है, सरस्वती नदी के किनारे, ऐसा माना जाता है वहाँ पे सरस्वती नदी है। और बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य वंश। ठीक, चालुक्य वंश के शासकों द्वारा। ठीक, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, रानी की वाव और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए अगला है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक, चलिए समझ लेते हैं इसको। सबसे पहली बात तो यह राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और बात करें इस राज्य में है तो यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। ठीक, कहाँ पर स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद 2016 में नालंदा महाविहार। अब इसको समझ लेते हैं नालंदा महाविहार के बारे में। ठीक, चलिए। तो तो आप जानते ही, इतिहास अगर आपने पढ़ी होगी तो नालंदा महाविहार, तो इसे प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? इसे प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय।
विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो यह प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान था, मतलब उस समय शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों से लोग यहाँ पर आते थे। ठीक है, चलो बात करें इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, और एक शिक्षण संस्थान के रूप में। ठीक है, चलो एक और पॉइंट कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी, ठीक है, ये उस समय विदेशी आक्रमणकारी थे बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, नालंदा महाविहार प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में ये प्रसिद्ध संस्थान था। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, और एक शिक्षण संस्थान के रूप में बात करें कि इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसमें इसको नष्ट किया था। कहने का मतलब है कि हमारे पास इतना सारा ज्ञान था और उस समय इसमें आग लगा दी गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास इतनी किताबें थी कि लगभग 6 महीने तक वो आग नहीं बुझी। मतलब उतना ज्ञान जो था वो सब जलाकर राख कर दिया ताकि हम आगे नहीं बढ़ सकें। चलिए आगे है ली कार्बूलियर के स्थापत्यकार। ठीक है, इसको समझते हैं। अरे चलो, अब अगर हमारी अगला जो स्थल है वो है ली कार्बूलियर के स्थापत्यकारी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो ये किस शहर में है? तो यह है चंडीगढ़ शहर में स्थित है। ठीक है, अब बात करें इनकी कि ये कौन थे, तो यह है एक स्विस स्विस फ्रेंच स्थापत्य कला के प्रमुख अग्रणी में से एक, अग्रदूतों में से एक। ठीक है, ये कौन थे? ये स्विस फ्रेंच जो स्थापत्य कला आर्किटेक्ट जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, ठीक है, तो उनके जो कुछ प्रमुख अग्रदूत थे, मतलब जिनका काम बहुत ही अच्छा होता था, तो उनमें इनका भी नाम शामिल था। कुछ प्रमुख अग्रदूतों में से एक थे ये। कौन थे? स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट जिनका नाम था ली कार्बूलियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्थल, अगली जगह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
ये किस राज्य में है? तो यह है सिक्किम राज्य में है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, पहला पॉइंट आप याद रखें इसको। ये कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित। यह राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर, यह है राष्ट्रीय उद्यान और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कुल हमारे देश में कुल कितने हैं? कुल 18 हैं। ये आप ध्यान रखें। कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा ही कहा जाता है शायद हिंदी में। तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें कुल, तो ये हमारे देश में कुल 18 है और उन्हीं में से एक कौन है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसे शामिल कब किया? 2016 में विश्व धरोहर में शामिल। अब आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यह भारत का पहला मिश्रित धरोहर है। ठीक है, कल आपको क्लास में बताया गया था कि हमारे यहाँ पर कुल 42 स्थल है। उनमें से 34 स्थल कैसे हैं? जो कि मानव निर्मित हैं, जिन्हें हम सांस्कृतिक बोलते हैं। बाकी 7 कैसे हैं? 7 है हमारे प्राकृतिक, मतलब नेचर से बने हुए, और एक जो है ये मिक्स्ड है, मतलब इसमें दोनों तरह की चीजें शामिल है। तो ऐसा भारत का पहला धरोहर कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का पहला मिश्रित धरोहर है। ठीक है, तो बात करें किस राज्य में? सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय उद्यान भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, 2016 में विश्व धरोहर में शामिल, और भारत का पहला मिश्रित धरोहर। बात करते हैं 2017 स्थल का नाम है अहमदाबाद। अब इसमें तो सिर्फ शहर का नाम लिखा है। ठीक है, तो ये शहर को क्यों शामिल किया गया? तो यह है भारत का पहला एवं एशिया का तीसरा विश्व विरासत शहर है। विश्व विरासत शहर, मतलब यहाँ पे उन्होंने शहर को ही क्या बना दिया? एक पूरा विश्व विरासत बना दिया। तो अहमदाबाद जो है ये पहला विश्व विरासत शहर भारत का पहला है और एशिया का तीसरा, ये याद रखना। ठीक है, बात करें एशिया में, तो एशिया में 2 शहर जो हैं इनके नाम आते हैं, जिन्हें पहले ही क्या दिया गया है? विश्व विरासत की सूची, विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। जैसे भक्तपुर जो है नेपाल में, और गाले, ये जो शहर है ये कहाँ पर है? श्रीलंका में। तो अगर हम एशिया में बात करें तो इन दोनों शहरों के बाद तीसरा जो शहर है वो हमारा अहमदाबाद है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो ये भारत का पहला है, भारत का पहला ऐसा शहर जिसे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि अगर इस सिटी की बात करें तो भाई अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, इसको साइंस सिटी भी बोला जाता है, साइंस सिटी। भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं।
ठीक है। अब भारत का मैनचेस्टर बोला किस वजह से जाता है? जो कॉटन कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, सूती वस्त्र उद्योग, इनकी मिल के कारण, मिलों के कारण, ठीक है, इस वजह से इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं अगले स्थल पर। तो 2018 में एक जगह थी, एक जगह है जिसका नाम है विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल। ठीक ठीक है। विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल बात करें तो ये है कहाँ पर? यह मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये मुंबई में स्थित है। और साथ में बात करें इसकी तो यह है महान सांस्कृतिक महत्व की, जो 94 बिल्डिंग है या 94 जो स्मारक है, इनका समूह है, का समूह। ठीक है, तो विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल का मतलब है कि मुंबई में है और मुंबई की जो कल्चरल बैकग्राउंड की जो 94 बिल्डिंग्स हैं, उन सभी को इस कैटेगरी में रखा है, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल। ठीक है, और बात करें अगर ये कहाँ पर है तो यह मुंबई के फोर्ट एरिया में, यह है मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। ठीक है, मतलब मुंबई में भी उन्होंने इसकी स्थिति बता दी कि ये पूरी बिल्डिंग जो आपको मिलेंगी, ये ये आपको इस क्षेत्र में मिल जाएंगे, फोर्ट एरिया में स्थित। ठीक है, तो ये थी हमारी 2018 विक्टोरियन आर्ट डेको असेंबल। बात करते हैं 2019 की। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? राजस्थान की एक जगह है, राजस्थान में राजस्थान में ऐतिहासिक दीवारों वाले शहर, इसका नाम है जयपुर। इसे भी, जयपुर को भी विश्व विरासत शहर, विश्व विरासत शहर के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, मतलब हमारा पहला जो शहर है, पहला शहर अभी हमने पढ़ा था, पहला शहर हमारा था कौन सा? अहमदाबाद। और 2019 में किस शहर को बनाया गया? तो दूसरा जो हमारा शहर बना है वो है कौन? ये है जयपुर। ठीक है, चलो, तो विश्व विरासत शहर के रूप में मान्यता दी गई। बात करें कि जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर की स्थापना राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा इस शहर की स्थापना की गई, द्वारा की गई। ठीक है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने। और बात करें स्थापना की,
तो स्थापना लगभग 1727 ईस्वी के आसपास। अब शहर की स्थापना का मतलब वो नहीं है कि शहर बसाया, जो कुछ प्रमुख ऐतिहासिक महत्व की जो चीज़ें हैं, जो आप जो गुलाबी शहर जिसको कहा जाता है, तो गुलाबी शहर मतलब उस हवा महल के आसपास की जो कुछ स्मारक हैं या कुछ बिल्डिंग्स हैं, उनको एक खास किस्म के कलर से रंगा गया था। तो ये इसी समय की बात थी कि इस समय उसको एक खास एक आकर्षण दिखाने के लिए 1727 में उसको एक अलग कलर से पूरे बिल्डिंग्स जो थी उन सभी को एक ही कलर से पोत दिया गया था। तो तब से ही फिर इस शहर को क्या कहा जाने लगा? गुलाबी शहर। ठीक ठीक है। तो ये स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वारा। तो इनके संरक्षण में इस समय शहर के बिल्डिंगों को एक कलर से पोत दिया गया ताकि एक आकर्षण बने, और तब से फिर ये क्या बन गया? एक प्रसिद्ध आकर्षण बन गया जिसे गुलाबी शहर के नाम से हम जानते हैं। तो ये हमारे दूसरा विश्व विराह। अब इसको ऐसे याद रखिएगा कि ये दूसरा, यह है अहमदाबाद के बाद दूसरा विश्व विरासत शहर। ठीक है, ठीक। अब करते हैं, कुछ ही स्थल और बचे हैं। तो 2021 में रामप्पा मंदिर, चलिए समझते हैं रामप्पा मंदिर के बारे में। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं काकतीय रुद्रेश्वर। ठीक है, तो बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है। और इसे कब शामिल किया गया? 2021 में रामप्पा मंदिर, जिसका दूसरा नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। और बात करें इसके निर्माण की, तो यह मंदिर 13वीं सदी के आसपास निर्मित हुआ। ठीक है, इसे 13वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया। ठीक है, 2021 में ही एक और स्थल है गुजरात की, जिसका नाम है धौलावीरा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, एक प्रमुख स्थल है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता जो है इसका एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, और यह कहाँ पर है? तो यह भी गुजरात में, यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के हिसाब से ये वहाँ का एक प्रमुख महानगर है धौलावीरा। और ये पड़ता कहाँ पर है? ये गुजरात में पड़ता है। इसके बाद 2023 में बात करते हैं शांति निकेतन की। तो आप जानते ही होंगे शांति निकेतन क्या है। तो यह है जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया।
ठीक है। बात करें ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। और 2023 में ही 2023 में ही होयसल होयसल के समूह, ये हमारा आखिरी स्थल है जिसे अभी 2023 में ही विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। ये पिछले अभी हमने जो दो पढ़े, शांति निकेतन और होयसल के समूह, तो ये अभी लेटेस्ट बने हुए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इस समूह में 3 मंदिर आते हैं। ठीक है, होयसल जो समूह है इसमें 3 मंदिर आते हैं। ठीक है, और इन 3 मंदिरों जो है, इन तीनों मंदिरों का जो निर्माण है वो लगभग 12वीं से 14वीं ईस्वी के मध्य हुआ है। बात करें इनका निर्माण किसने कराया, तो वैष्णववाद और शैववाद, तो इन दोनों इष्ट देवों को शैववाद, ठीक, तो इनको इनके अनुयायियों द्वारा, मतलब इनको मानने वाले जो अनुयायी थे उनके द्वारा शैववाद और वैष्णववाद के अनुयायियों द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये थे हमारे भारत के प्रमुख यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और आशा करता हूँ आपको ये पूरे 42 जो हमने स्थल थे इनको समझा, आपको समझ में आया होगा। इसे वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारी क्लास में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।